वाले हो क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखो ये साइंस का चैप्टर 1 है और हमें पता है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसका चैप्टर 1 बहुत आसान होता है। तो समझते हैं चैप्टर को ये सोच के मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका मतलब पहले समझते हैं। सराउंडिंग मतलब पता है हमारे आसपास, मैटर मतलब क्या होता है लैटिन कमेंट सेक्शन। तो मैटर इन हमारे आसपास क्या मैटर है और क्या मैटर नहीं है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, उनकी सबके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहले समझते हैं मैटर क्या होता है। मैटर की डेफिनेशन क्लास 7 से रखते आ रहे हैं। क्या है वो? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब ये मैटर को समझते हैं। मैटर क्या होता है? देखो हमारे जो मैटर क्या होता है, जो भी इस यूनिवर्स में आपको दिख रहा है, जो भी आपको आसपास दिख रहा है वो सब मैटर है। यानी कि जो आपको एयर नहीं दिख रही है, एयर है ना आपके आसपास, वो भी आपको नहीं दिख रही है, वो भी मैटर ही है। ठीक है, तो मैटर समझ में आया, जो भी आपको इस यूनिवर्स में है, जो भी चीज है फिजिकली यूनिवर्स में जो भी है वो क्या है? मैटर है। मैं और फिजिकली तो मैटर हो गया, फिर केमिकली क्या है? केमिकली नॉन मैटर है। केमिकली मतलब हमारी फीलिंग्स हो गई, हमारी फीलिंग्स क्या है? नॉन मैटर है। ठीक है, तो मैटर क्या है? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स जो कि फिजिकली लिखना जरूरी है और साथ साथ में एग्जांपल भी लिख देना। ठीक है, और व्हाट इज नॉट मैटर? आर फीलिंग्स। एवरी टाइप ऑफ फीलिंग इज अ टाइप ऑफ नॉन मैटर। समझ में आ गई थी बात? अब आगे समझो। देखो हमारे इंडिया में कुछ पुराने फिलोसफर, कुछ अर्ली फिलोसफर्स थे जिन्होंने बताया कि ये जो दुनिया है, जो यूनिवर्स, इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सब 5 चीजों से मिलकर बनी है। पहला होता है एयर, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। ये इंडिया भाषा तो हम लोग समझ जाते हैं ना। पहला होता है एयर, दूसरा है वाटर, तीसरा है स्काई और चौथा और पांचवा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो ये जो 5 होते हैं, ये 5 मिलकर क्या बनाते हैं? पंच तत्व बनाते हैं। ठीक है, ये तो अपनी इंडियन फिलोसफी हो गई, ये समझ में आता है 5 तत्व है। लेकिन अभी आपको हमें साइंस पढ़ना है, साइंस में हमें ये लॉजिकल चीजों का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैटर मतलब समझ में आ गया? अब देखो मैटर को हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है फिजिकली, दूसरा होता है केमिकली। तो केमिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, डैश डैश। और अभी हमें जो पढ़ना है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग इसकी फिजिकली इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं कि ये मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? जो कि ये बता दे कि वो चीज मैटर है, जो कि ये बता रहे कि क्या है वो चीज मैटर है या फिर वो चीज वो है या नहीं, वही होती है उसकी प्रॉपर्टी। मेरी प्रॉपर्टी क्या है? मैं लड़की हूँ, मैं नाम बनूँ मैं। ठीक है, मैटर प्रॉपर्टी मतलब समझ में आया? आगे देखते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स मतलब आपको पता है, एटम्स मतलब पता है, क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। एटम्स मतलब क्या होता है? वो छोटा से छोटा पार्टिकल जिसे देखने के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ठीक है, और उसको तो वैसे तोड़ा नहीं जा सकता ऐसा किसी ने कहा था, लेकिन अब हम उसे तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग में पढ़ेंगे हम लोग 3rd चैप्टर में। ठीक है, तो मैटर जो है वो कुछ भी हो इस दुनिया में, केमिस्ट्री भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये दुनिया में जो भी है वो किससे बनी है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, किससे बनी है? टीनी पार्टिकल्स एटम्स। अब इसको कैसे? अब देखो साइंस में जो भी रहता है ना उसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल मतलब साइंस क्या है? डेली लाइफ है, और डेली लाइफ एग्जाम्पल में समझना तभी समझ में आने वाला है। देखो तो पहले इसको समझते हैं हम। अच्छा, हम ये कैसे मान जाए कि मैटर टीनी पार्टिकल से बने, समझाते हैं। देखो अभी एनसीईआरटी, अभी मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना सबके सब एनसीईआरटी से रहेगा। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको समझते हैं कि मैटर टीनी पार्टिकल से कैसे बना है, इसको प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे? पहले लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। अभी आप अपने स्कूल में कभी जाओ तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, उसकी बहुत छोटा सा, कभी आपने अगर आपके स्कूल में हुआ हो तो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जब आप उसे पानी में मिक्स करते हो ना तो पानी कलर्ड हो जाता है। किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। अब उस जो छोटा सा क्रिस्टल रहेगा अप्रोक्सीमेट इतना बड़ा, जितना बड़ा भी आप देख पा रहे हो। ठीक है, इतना बड़ा रहेगा पोटेशियम परमैंगनेट। अब उसे 1000 लीटर पानी, मतलब समझ सकते 1000 लीटर करना होता है। 1 लीटर आप दूध लेते होगे, 1 लीटर पानी देर में पीते होगे। अब सोचो 1000 पानी, 1000 लीटर पानी में इसको मिक्स कर देना। और क्या होगा पता है? जो उसका पिंकिश कलर रहेगा ना, उसमें थोड़ा थोड़ा रहेगा। अब आपको दिखे ना, लेकिन आप कभी ध्यान से देखना उसको, एक वाटर से, नॉर्मल वाटर उससे कंपेरिजन करना ना, तो दोनों में आपको पता चल जाएगा। अब ऐसे एनसीईआरटी में इसका कोई और एग्जांपल दिया कि भाई पहले एक गिलास वाटर में इसको डालो, फिर उस ग्लास ऑफ वाटर में 90 मिलीलीटर में उसका 10 मिलीलीटर उठा के डाल दो, फिर ऐसे ही बार बार करोगे तो क्या होगा? लास्ट तक उसका पिंकिश कलर नहीं जाएगा। और पिंकिश कलर ना जाने का मतलब क्या है कि इसको जो टीने टीने पार्टिकल्स रहेंगे ना वो वाटर में रहेंगे, आप जो उसको जितना हटा लो। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से प्रूव हो गई होगी। मैटर इज मेड ऑफ द टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, वो जो एटम्स होते हैं ना वो उस पानी में रहेंगे, आप उस पानी को चाहे जितना ही क्या कर लो, फिल्टर
क्रिएट कर लूं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है पार्टिकल्स हैज स्पेसेस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेसेस बिटवीन देम। इसको कैसे मान ले भाई, इसके बीच में स्पेस होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब समझते हो ना, देखो अभी आपको कुछ भी आगे पढ़ना है उसमें आपको ये 3 डायग्राम याद रखने हैं और ये 3 डायग्राम सब कुछ है आपके लिए। मैं आपको कुछ भी नहीं लर्न करवाऊंगी, लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, कुछ नहीं याद करवाऊंगी, सब अपने आप याद हो जाएगा। देखो मेरे पास ये बड़ा सा बॉक्स है, इसमें मैंने किया 3 पार्ट, 1 2। पहला वाला हमने नाम दिया सॉलिड, दूसरे वाला नाम दिया लिक्विड, चौथा वाला नाम दिया गैस। अभी हम जो बनाने जा रहे हैं ये हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो ये होता है ना, ये ऐसे 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 होता है इसका। ठीक है, तो ये जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब समझते हो, इसके छोटे छोटे पार्टिकल जिससे सॉलिड, लिक्विड, गैस बनता है। ये स्टेट ऑफ मैटर भी आपको पता है, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है। ये होता है। अब हम इसके थ्रू में इन तीनों चीज, चारों प्रॉपर्टी समझना है। देखो मैटर इज मेड ऑफ टेनी पार्टिकल्स समझ में आ गया। हम आपको बताते हैं मैटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। अभी आपको क्या करना है, ग्लास ऑफ वाटर आप लेते हो, अभी आपको करना नहीं है। आप अभी जस्ट सोचो कि आपके पास ग्लास ऑफ वाटर, कभी आप उसमें चीनी मिलाओ, लेमन मिला दो लेमनेड बनाने के लिए, या फिर सैल्ट मिला दो, तो कभी आप ये सब चीजें मिक्स करते होगे ना, तो उसमें क्या होता है, उसका मास कभी नहीं बढ़ता है। कभी आप पानी लो और उसमें चीनी डाल दो, ठीक है, और चीनी डाल के जब उसको दोनों का वेट करोगे ना तो सेम ही रहेगा। ऐसा क्यों? अच्छा, वेट में उसका मास नहीं बढ़ेगा। वेट और मास में अंतर पता है ना, ठीक है, तो वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो चीनी के पार्टिकल्स रहेंगे वो जाएंगे लिक्विड के, जो लिक्विड है, पानी है अपने पास, पानी क्या है, लिक्विड है। जो लिक्विड के पार्टिकल के जो बीच में स्पेसेस रहेंगे उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स जाके घुस जाएंगे। अब जाके घुस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीधे होंगे। ये क्या कोई अलग से मास लिए? क्या ये कोई अलग से मास लिए? नहीं, इन्होंने कोई भी अलग से मास नहीं लिया। यही कारण है, इससे प्रूव होता है कि भाई उनके बीच में होता है स्पेसेस, ठीक है। और कभी एग्जाम में पूछे ना तो नॉर्मली ये चीजें लिख देना, ठीक है। इस चीज को कैसे प्रूव करना है, पहली वाली चीज को, पोटेशियम परमैंगनेट। मुझे तो नाम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, तो आई होप कि आपको भी याद हो जाएगा। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तुम इसकी मदद से कर दोगे। दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेसेस बिटवीन देम। ये आप इसको कर दो कि मिक्सिंग ऑफ शुगर या सैल्ट, अभी मुझे शुगर ज्यादा पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे शुगर लिख रहे हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ शुगर विद वाटर, ये एग्जांपल मैं बता रही हूँ, एग्जांपल को याद रखो। और अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आपको एग्जांपल भी याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, आपको सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी समझते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। ये थोड़ी कठिन है तो इसको हम लास्ट में करेंगे, पहले फोर्थ कर लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो अट्रैक्ट ईच अदर का क्या मतलब है, आपको अगर याद हो तो आपने पढ़ा था, आपको सॉलिड लिक्विड मुझे नहीं पता क्या याद है क्या नहीं, लेकिन आपको ये तो याद ही होगा कि सॉलिड आर दी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के पार्टिकल्स, आपने पार्टिकल्स नहीं सुना हुआ लेकिन आपने ये सुना होगा कि सॉलिड्स आर दी क्लोजली पैक्ड। क्या आपको पता है, आप बचपन में, आप फिर 6th 7th 8th में आप क्यों पढ़ते थे? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो चिपके हुए होते हैं, और जो अभी तो मैंने ऐसे ही बना दिया है वो क्या होते हैं, ऑर्डरली चिपके हुए होते हैं। मतलब कि वो क्या करेंगे, रुकिए ओनली 1 सेकेंड। देखो अब ये क्या लेंगे, अगर इनको, अब ये क्या रहेंगे भाई, ये ऑर्डरली लगे रहेंगे। अब मेरे से डिसऑर्डर हो जा रहा है, ठीक है। तो क्लोजली पैक्ड हमने पढ़ा है, सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, जो कि अभी हम समझ में, अभी आगे हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। देखो अभी आप अपने हाथ क्या करो, नॉर्मल एयर में आप हिलाते हो, आप एयर में चलते हुए हो, सब कुछ आप करते हो। अभी मैं एयर में अपना मुंह हिला के आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये जो पार्टिकल्स है ना एयर के, वो ऐसे से घूम रहे हैं, और वो ऐसे से, मतलब ऐसे से घूमने का मतलब क्या है, ये फ्री स्टेट में घूम रहे हैं। फ्री स्टेट मतलब है किसी भी तरफ जा सकते हैं, किसी भी स्पीड में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये घूम रहे हैं। अब इनके पास इतना फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन नहीं है कि ये मुझे रोक सके अपना मुंह हिलाने में, अपने बॉडी मूवमेंट्स करने में, ठीक है। तो गैसेस क्या होता है भाई, गैसेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में होता है ढेर सारा स्पेसेस, और ढेर सारा स्पेसेस के कारण क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है। और इतना कम है कि इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। इस नेग्लिजिबल वर्ड को भूलना मत, ठीक है। अब आगे देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हाँ, तो अभी हमने कैसे समझ लिया। अब आपको भी लिक्विड में अपना आपको भी आप मिलाया तो होगी, कभी बचपन में खेलते होगे टब में, तो क्या होता है जब आप उसमें अपने हाथ मिलाओ तो होता क्या है कि हाथ को आप उसमें हाथ मिलाने में आपको थोड़ी बहुत ताकत लगती है। आप ऐसे करो और वो अपने आप मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। क्या करो, आपको ताकत लगती है। ताकत लगने का मतलब क्या, उसके बीच में जो स्पेसेस हैं वो कम है, उसके एज कंपेरिजन टू द गैस उसके पास स्पेसेस कम है, उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको उसको उसके स्पेसेस को बीच में अपना हाथ डालने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। अभी आप इसके बीच में अपना डाल लोगे भाई, अच्छे से डाल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसके बीच में हाथ डालने में आपको दिक्कत आएगी, मतलब दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी आप डाल लोगे किसी तरह के घुसर घुसर करके। और जब सॉलिड में हाथ, अच्छा कभी आप ये बताओ, ये मार्कर एक सॉलिड है, सॉलिड में क्या मैं अपना हाथ पास करवा सकती हूँ? नहीं पास करवा सकती। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा पास होता है कि मेरा इतना बड़ा हाथ इसके अंदर नहीं घुस पाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर मैं इसमें कोई पार्टिकल डालूं तो पार्टिकल भी इसके अंदर नहीं घुस जाएगा। ये ऐसे ऐसे पार्टिकल चिपक जाए वो अलग बात है, ठीक है। तो आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हम लोग को समझ में आ गई है। किस एग्जांपल से कि भाई जो गैस है उसमें हम हाथ मूव कर सकते हैं, लिक्विड में थोड़ी एनर्जी लगी क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू दी गैस। और सॉलिड में हम बिल्कुल भी हाथ अपना मूव नहीं कर सकते, सॉलिड में हमारा हाथ जा ही नहीं सकता क्योंकि उसके पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, और क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। इसको तो आपको याद रखा, अट्रैक्ट की जरूरत बहुत ज्यादा करनी नहीं है, आर इन कांस्टेंट मोशन। एक बात और कि अभी आप ये चैप्टर पढ़ने आए हो, आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को देखना है। वीडियो जब देखते रहना है ना, तो हर एक चीज को कनेक्ट करते चलना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला ना, स्पेसेस हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ये सब ना कीवर्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब समझते हो ना, इनके बीच में स्पेसेस है, जो स्पेसेस है ज्यादा, इसे कहते हैं साइंस की भाषा में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ये कुछ कीवर्ड्स है जो कि आपको एग्जाम में आंसर लिखने में मदद करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कांस्टेंट मोशन। अच्छा इमेजिन, आप कभी सोचो कि आपके पापा बैठे रहते हैं, आपके पापा कहीं घूमते फिरते क्या करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम लगाते लगाते आप दूर बैठे रहते हो, पढ़ाई करते रहते हो, तो क्या होता है, वो जो पापा परफ्यूम लगाते हैं वो अब महक आपके पास आ जाती है। कभी आपने ऐसा किया तो ही होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केमिस्ट्री में हमने यह पढ़ा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? अभी ये मैं बोल रही थी, ठीक है, कि हम लोग उसके बीच में हाथ मिला, हाथ डाल सकते हैं। पहली बात तो इसके बीच में से दूसरी बात मूवमेंट होता रहता है। मूवमेंट होना मतलब कि ये हिलते रहेंगे, वैसे भी इसमें हाथ डाल लेंगे कहीं ना कहीं मौका पाके, ठीक है। तो इन कांस्टेंट मोशन, तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये मूव करते रहते हैं। और जैसे आप परफ्यूम इस पे लगाते हो तो परफ्यूम के पार्टिकल्स इसके बीच में आ जाते हैं, और फिर वो भी ये जो है उसको ठेल देता है, ये वाला भी इसको ठेल देता है। तो ऐसे क्या होता है, ठेलते ठेलते ये जगह जगह ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आया? परफ्यूम मतलब परफ्यूम नहीं समझ में आया होगा, ये इधर से उधर क्यों जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको अच्छे से याद कर लेना। पहला होता है काइनेटिक एनर्जी। देखो मैं कुछ भी बिना लिखे बढ़ा रही हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ऐसा देखो, जो भी चीज हीट का मतलब होता है गर्मी, हीट वाली एनर्जी को क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं। वैसे ही आप एक दिन में कितना मूवमेंट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। आप नहीं, पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स मतलब जो मैटर होते हैं ना, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, कितना मूवमेंट, इनका मूवमेंट करने वाली जो एनर्जी है, वो जितना मूवमेंट करेंगे उतनी एनर्जी बढ़ेगी, जितना कम मूवमेंट करेंगे उतनी एनर्जी घटेगी, ठीक है। और इसी एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपने लीलो के वर्ड से सुना होगा, और मैंने भी बहुत सुना था, और आज मुझे पता चल गया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड कीवर्ड होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है भाई? डिफ्यूजन होता है, अगर आप इसी क्लास 9 का अगर आपने इसका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है बायोलॉजी का चैप्टर 1, तो उसमें डिफ्यूजन था। डिफ्यूजन क्या होता है? जब कोई भी मटेरियल, जब कोई भी गैस, जब कोई भी वाटर हाई कंसंट्रेशन रीजन्स, हाई कंसंट्रेशन मतलब जहां पे वो चीज ज्यादा हो। देखो कंसंट्रेशन मतलब होता है कि एक सराउंडिंग हो, उसमें आप कोई भी चीज स्पेसिफिक चीज डालो, ठीक है, ठीक है। अब जब वो चीज आप उसमें कम डालोगे तो ये हो जाएगा लो कंसंट्रेशन, और जब कोई भी जगह हो वहां पे आप इतना ज्यादा परफ्यूम छिड़क दो कि वो जगह पूरी भर जाए, तो वो क्या हो गया? हाई कंसंट्रेशन हो गया। समझ में आ गया? लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन।
तो क्या होता है डिफ्यूजन, क्या होता है, दी ट्रांसफर ऑफ द एनी मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन। होता क्या है, आप परफ्यूम छिड़को तो वहां आपके पास तो वहीं पे महक होती ही है, ये इधर से उधर क्यों ट्रांसफर होती है, डिफ्यूजन की वजह से। मेन रीजन ये होता है डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन क्या कहते हैं भाई, मैं उस तरफ जाऊंगा, डिफ्यूजन की वजह से पार्टिकल क्या करता है, मैं उस तरफ जाऊंगा जहां पे मैं नहीं रहता हूँ। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। अब इन तीनों चीज को करते हैं कनेक्ट। ठीक है, अपने पास आ गया कांस्टेंट मोशन पढ़ने के लिए, एक तो हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी के, और दूसरा हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, डिफ्यूजन। अब दोनों को कनेक्ट करते हैं। होता क्या है, अभी आप मम्मी सुबह सुबह खाना, सॉरी कभी भी खाना बनाए, जब वो खाना बनता रहता है, बनता रहने का मतलब कि जब वो खाने का टेम्परेचर गर्म रहता है तो क्या होता है, उसकी जो महक होती है ना वो आपके पास जल्दी आ जाती है। अब आप फ्रीजर से अपना खाना निकालो, उसको अपने पास रखो, या फिर खाना जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे है, क्या उसकी महक आप तक पहुंचती है, आपके रूम तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है भाई कि जो जब इससे मैं कंक्लूजन क्या निकाल रहा है, इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है, जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो चीजें जो पार्टिकल्स रहेंगे वो जल्दी से ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये सिर्फ गैसेस में नहीं रहेगा, ये लिक्विड में भी रहेगा, सॉलिड में भी रहेगा। अभी समझाते हैं कैसे। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पे मूवमेंट बढ़ जाएगा, और मूवमेंट को हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, और जब काइनेटिक या मूवमेंट की क्षमता बढ़ जाएगी तो एक जगह से दूसरी जगह तो ऑब्वियस सी बात है वो भी तेज हो जाएगा, और जब वो तेज होता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, डिफ्यूजन कहते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और जब काइनेटिक एनर्जी हमने बढ़ाया तो डिफ्यूजन भी बढ़ गई। समझ में आया, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। टेम्परेचर बढ़ाओ, गैसेस घबरा जाएंगे, उनके पीछे आग लग जाएगी, जब आग लग जाएगी तो एक जगह से आसमान में जल्दी उड़ जाएंगे। आपने कार्टून तो देखा ही होगा ना, जब किसी के पीछे में आग लगा दो तो वो आसमान में जाकर तारा बन जाता है, वही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके पीछे आग लग जाती है तो जल्दी जल्दी जाने लगता है कि भाई उसकी जल्दी से आग बुझे। ठीक है, यही होता है। और वैसे ही वाइस वर्सा होता है, यानी कि अब जब टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटने का मतलब क्या होगा, जब आप नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाना या फिर कूल टेम्परेचर जाना। कूल टेम्परेचर मतलब होता है टेम्परेचर घटाना। ठीक है, जब टेम्परेचर घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी। भाई ये तो मैंने भी प्रूफिंग नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी आप बस याद करो, टेम्परेचर घटने पे काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है तो मुझे भी नहीं पता। डिफ्यूजन भी इसलिए कम हो जाएगा भाई क्योंकि लोग हैं साथी, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया भाई, टेम्परेचर बढ़ा हो तो ये सब समझ में आता है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि आपने अभी हमने जो भी एग्जाम्पल देखा वो सिर्फ हमने गैस का देखा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगा ना। चलो अब मैं आपको सब कुछ समझा देती हूँ। अभी तक आपको इतनी चीज समझ में आ गई तो आगे समझते हैं। गैस में क्या होगा, गैस के सराउंडिंग तुम गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जल्दी से भाग जाएगा, अपने साइड डायरेक्शन में भागने लगेगा। लिक्विड का क्या है, लिक्विड का भी रहेगा। आप क्या करो, अपने आप दूध लेके बैठो ना, दूध में चीनी डालो, अब आप उसे सामने रख दो, आराम से देखते रहो बैठ के, लेकिन अभी वो धीरे धीरे गर्म होगा, सॉरी धीरे धीरे उसमें जो चीनी है वो डिसॉल्व होगी। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है भाई, लो टेम्परेचर होने पे क्या होता है, डिफ्यूजन धीरे धीरे होता है। और ये भी चीज सुन लो कि डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ एयर में नहीं होता है, वो लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है। ठीक है, तो जब डिफ्यूजन क्या होगा बेटा, धीरे धीरे होगा, लेकिन अब उसी दूध को जाके गर्म कर दो और अब उसे मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही चीनी घुल जाती है। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सॉलिड वाला समझ लेते हैं। अब सॉलिड में अपने पास रखो कोई भी एलॉय, मतलब समझते हो एलॉय मतलब क्या होता है ना, कि कोई भी दो मेटल या दो नॉन मेटल या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल को मर्ज करके हम अच्छे से डेफिनेट कंपोजिशन मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि एक जगह ज्यादा मेटल एक दूसरी जगह कम मेटल, सब जगह डेफिनेट हो जाए, सब जगह एक जैसा मेटल हो जाए, तो उसे कहते हैं एलॉय। एलॉय मतलब आपको पता होगा ही हो। ठीक है, तो एलॉय में क्या होता है, एलॉय में दो चीज का मिक्सिंग होता है, दो सॉलिड का मिक्सिंग होता है, तो यहाँ पे भी सॉलिड का मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, और उस सॉलिड के मिक्सिंग में भी यही चीज वर्क करती है। सॉलिड को जब आप गर्म कर दोगे ना तो वो पिघल जाती है, और अगर आपने पढ़ा हो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, तो वही चीज होता है। तो अभी हमें इतनी बात पढ़ ली कि भाई गैस में सबसे तेज होता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब थोड़ी सी और भाषा समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी आपको यही चीजें मदद करेंगे स्टेट ऑफ मैटर समझने में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, गैस, अभी हम लिक्विड और सॉलिड को छोड़ो, भगा दो, अभी हम पढ़ रहे हैं गैस। देखो गैस में क्या होता है भाई, गैस में होता है बहुत सारा स्पेसेस, पहली प्रॉपर्टी। गैस में होता है इन दोनों से ज्यादा मूवमेंट,
क्यों होता है भाई? क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम ज्यादा आजाद रहोगे तो ज्यादा पर लगेंगे ना, ज्यादा उड़ोगे। और अगर किसी को तुम कमरे में बंद कर दो तो वो कम उड़ेगा ना, नॉर्मल सी बात है ये। तो भाई इसके साथ भी हो रहा है, इसके ज्यादा पर लग गए हैं, इसके बीच में ज्यादा स्पेस है, इसको ज्यादा आजादी मिली है, इस वजह से ज्यादा उड़ता है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे अट्रैक्ट ईच अदर, इसको तो अट्रैक्ट ही नहीं करते, इससे कोई मतलब ही नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसको भगा दो, नहीं तो ये कोई और मैटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने ये 3 चीजें पढ़ ली। अब क्या करना है? अब से वही सारी चीजों को क्या करना है? मिक्स करना है। ठीक है, अब हमें बनाना चलेगी। क्या करो, जब गैसेस को आप क्या करो, जब आप गैसेस को गर्म करो, तो गर्म करने पे क्या होगा, इसके बीच के स्पेसेस बढ़ेंगे। स्पेसेस बढ़ेंगे मतलब वो जो अभी तक जो 2 पार्टिकल्स ऐसे थे वो पार्टिकल्स ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, कैसे भी हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पेसेस बढ़ेंगे, और स्पेसेस बढ़ेंगे तो आप गैसेस में और कोई भी गैस मिला लो जल्दी मिल जाएंगे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल गैसेस को छोड़ दो, लिक्विड में आ जाओ। लिक्विड में क्या होती है, आप किसी भी चीज को हीट करो, हीट करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी डिफ्यूजन वाले सब चीज समझ में आ गई। हम दूसरी चीज बनाते हैं, ये चीज हम लोग इधर बनाते हैं। ठीक है, देखो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब क्या होता है? हीट करना। जब आप लिक्विड को हीट करोगे तो उसके पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से हैं। टेम्परेचर करते क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो चलो बढ़ा देते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी हमारी बढ़ गई। बढ़ने के बाद क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद अब क्या होगा? जो लिक्विड के जो स्पेसेस हैं वो दूर दूर भागने लगेंगे। अब उनके आग लग गई पीछे, तब क्या करेंगे? वो भागने लगेंगे, और भागेंगे यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? फिर बढ़ेगा स्पेस। समझ में आ रहा है ना? अब बढ़ेगा उनके बीच का स्पेस, और जब स्पेस बढ़ जाएगा तो स्पेस जिसमें ज्यादा है उसको क्या कहते हैं? गैस। और इसी से होता है स्टेट ऑफ मैटर चेंज। क्या मेरी बात समझ में आई? हुआ क्या भाई? सब कुछ दिमाग का खेल है। टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा तो उसके पीछे लग गई आग, और जब आग लगी तो काइनेटिक एनर्जी जल्दी जल्दी मूव करने लगा, और जल्दी जल्दी मूव करने के चक्कर में वो किसी भी डायरेक्शन में चला गया। और जब कोई चीज किसी भी डायरेक्शन में चली जाए, जब एक दूसरे से दूर भागने लगे, तो उस स्टेट ऑफ मैटर को जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? गैस। और यही होता है स्टेट ऑफ मैटर चेंज। इस स्टेट ऑफ मैटर आपको पता है भाई 3 होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी समझ में आ गया? प्रॉपर्टी में कोई डाउट है? प्रॉपर्टी वाली चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये भी मैं स्टेट ऑफ मैटर से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो लिक्विड वाला बात समझ में आ गई भाई? क्या हो रहा है? इससे क्या होता है? आर इन कांस्टेंट मोशन। इससे भी ये कंक्लूजन निकला भाई, टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो डिफ्यूजन बढ़ता है, डिफ्यूजन बढ़ता है तो उनके बीच का स्पेसेस बढ़ता है, और जब स्पेसेस बढ़ता है तो क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। या फिर इसका वाइस वर्सा, अगर टेम्परेचर गिरता है, टेम्परेचर अगर इसका गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी भी गिर जाती है, यानी टेम्परेचर कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा, और जब डिफ्यूजन कम हो जाएगा तो इसके स्पेसेस भी कम हो जाएंगे। स्पेसेस कम हो जाएंगे मतलब अब ये चिपकेंगे, और चिपकते चिपकते स्टेट ऑफ मैटर अब उल्टा चलेगा। नहीं समझ में आ रहा ना भी स्टेट ऑफ मैटर? चलो समझाते हैं। तो याद रखो भी आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई, मैटर क्या होता है, मैटर क्या नहीं होता है, सब समझ में आ गया है। अभी हमने थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लिया स्टेट ऑफ मैटर का, अब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। अभी स्टेट ऑफ मैटर मैंने थोड़ा बहुत बताया, समझते डिटेल में। देखो स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी क्वेश्चन में पहले क्या हुआ है? 4th और 5th आया है। 4th और 5th को ऐसे हम लोग बाद में पढ़ते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड आपको पता है, इसमें अच्छे से भाई अभी हम लोग हमें कुछ नहीं पता, अभी सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री मतलब क्या होता है पता है? साइंस पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग एक्चुअल साइंस पढ़ेंगे, और आज से हम लोग साइंस में क्लास 9th में एक्चुअल साइंस पढ़ेंगे, जहाँ पर साइंस मतलब क्या होता है? डेली लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या करना है भाई? होता क्या है? देखो अभी पहले जो बता रही हूँ इन तीनों को क्या कर लो भाई, अलग अलग नाम दे दो। देखो सॉलिड के पास क्या होता है? इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, जिसको यहाँ लिख दो, जो देख रहे हो उसको अपनी कॉपी में लिख लो। तो स्पेसेस कुछ नहीं होते, स्पेसेस बिल्कुल नहीं होते। लिक्विड के पास स्पेसेस कुछ होता है। लिक्विड में क्या हो गया भाई? ये लिक्विड वाला साइड है। लिक्विड में क्या होता है? स्पेसेस कुछ होता है, मैं बोल रही हूँ कुछ होता है। ठीक है ना, ऊपर है ना नीचे है। लेकिन गैस में क्या होता है भाई? गैस में बिल्कुल नहीं होता। सॉरी, गैस में सबसे ज्यादा होता है, गैस में स्पेसेस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो सॉलिड में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लिक्विड में थोड़ा बहुत है, गैस में भी थोड़ा बहुत है। अब देखो मैं आपको समझाने क्या चाह रही थी, इन दोनों के बीच में स्टेट ऑफ मैटर समझ में आया? स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं। ठीक है, अब ये जो सॉलिड होता है ना, क्योंकि इसके बीच में स्पेसेस कम है, तो क्या ये फ्लो कर पाएगा? फ्लो मतलब आपको पता है? फ्लो मतलब होता है
कि ये जो पानी होता है ना, अगर उसको आप ऐसे गिराओ ना तो ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। मतलब अगर ये आपकी सरफेस है, पानी अगर आपने गिराया तो पानी ऐसे जाएगा और फिर बाद थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा। फिर थोड़ी बात हो सकता है और बड़ी जमीन, तो और बड़ी जमीन में फैलेगी, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर धीरे धीरे पानी और बड़ी जमीन में फैलेगा, फिर बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, या फिर पानी सोख लेगा सरफेस के द्वारा, ठीक है। तो मैं बताना क्या चाह रही थी, अरे हाँ, एक बहुत ज्यादा जरूरी जो मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी, ठीक है। वो ये बात है कि देखो गैस जो होता है, हमने पढ़ा है भाई, अभी हमने एनसीईआरटी बुक में दिया है कि जो गैस होता है उसको कहीं भी आप कर दो तो वो क्या करता है, अपनी वो शेप, उसकी कोई ना फिक्स शेप होती है ना फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड फॉर्म्स में इस बीच में क्या होता है, स्पेसेस कम होते हैं, जिसकी वजह से इसके पास हो गया फिक्स्ड वॉल्यूम और इसके बीच में हो गया फिक्स्ड शेप। आते हैं लिक्विड वाइज आपके पास, लिक्विड वाइज आपके पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो रहता है, फिक्स मतलब फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल तो रहेंगे, लेकिन पार्टिकल को अगर हम लोग इस डिब्बे में बनाए ना तो पार्टिकल अजीब सुबह, फिर पार्टिकल दूसरा शेप ले लेंगे, दूसरा शेप ले लेंगे ना, मतलब वो किसी और तरीके से हो जाएंगे। तो किसी और तरीके से हो जाने का मतलब क्या है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम आ गई इनके पास, फिक्स्ड वॉल्यूम आ गई, लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं आया, तो हम लोग लगा देंगे उसके ऊपर कट। गैसेस माना आपके पास तो कुछ नहीं होता है, ना फिक्स वॉल्यूम होती है और ना ही फिक्स शेप होता है, ऐसा क्यों, उसको समझते हैं, ठीक है। तो दोनों पे कट लगा दो भाई, दोनों इनके पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्पेस। स्पेस है जिसमें सबसे कम है, वो ऑर्डरली है, क्लोजली पैक्ड है, इसलिए जो वो है, देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ भाई, क्लोजली पैक्ड इसका मतलब क्या है भाई, कि उनके ऊपर उनको रूल से बांध दिया गया, और जब आप रूल से बंधे हो ना तो आप उस रूल से बाहर, रूल के बाहर निकलती है, आप कहीं और किसी और टाइप ऑफ, किसी और पार्ट ऑफ किसी और दुनिया में आप पहुंच जाते हो, ठीक है। तो वही है, ये रूल से बंधा हुआ है, और जब रूल से बंधे हुए होते हो ना तो रूल से बंधा हुआ ने क्या, फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। और जो फिक्स जो पार्टिकल्स, भाई पार्टिकल्स को अच्छे से रूल दिया गया भाई ऐसे ही रहना, तो थोड़ी चाहते हैं मार उठाना, तो फिक्स शेप में फिक्स, अच्छा देखो कोई भी चीज फिक्स शेप कैसे बदलती है, शेप कैसे बदलती है, जब उसके जो पार्टिकल्स हैं, जब उसके पार्टिकल्स किसी भी ऑर्डर में चले जाएं, लेकिन इनको तो बोला गया था क्लोजली पैक्ड, इनको क्या हमने पढ़ा था, ऑर्डरली है ये, और जब ऑर्डरली है तो क्या वापस बदलेंगे, क्या नहीं बदलेंगे, तो नहीं बदलेंगे, इनके पास हो गया फिक्स शेप। और फिक्स वॉल्यूम होने का क्या मतलब है भाई, पार्टिकल उतने ही रहे, पार्टिकल उतने ही रहे मतलब जितना पार्टिकल्स इसमें, अभी मैं इसको दूसरा बॉक्स में बनाऊंगी तो शायद यही शेप रहे, मुझसे कुछ गलती हो सकती है, कंप्यूटर नहीं गलती करेगा, ठीक है, सॉरी साइंस, एक्चुअल साइंस नहीं गलती करेगी, मेरे से गलती हो सकती है, ठीक है। तो सॉलिड में मैं क्या बता रही थी कि सॉलिड में क्या हो जाएगा, अभी मैं इसको दूसरे डब्बे में बनाऊं या फिर कहीं और जगह मान लो कोई ऑब्जेक्ट होता, ये है, ठीक है। अब इसको चाहे जहां ले जाऊं, चाहे वैक्यूम में ले जाऊं, चाहे पानी में ले जाऊं, चाहे हवा में ले जाऊं, या फिर किसी सॉलिड में ले जाके अच्छे से रख दूं, तो क्या होगा, क्या इसके पार्टिकल्स क्या बढ़ेंगे, क्या, और जब पार्टिकल्स नहीं बढ़ेंगे तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा, घंटा नहीं बढ़ेगा। आगे समझते हैं लिक्विड में फिक्स वॉल्यूम क्या है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या फिक्स है, कि भाई मेरे पास इतने ही पार्टिकल रहेंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है। ये अपने पार्टिकल्स को डिवाइड नहीं करते हैं, इनके पास 20 पार्टिकल ही किसी और शेप में, किसी और डिब्बे में जाकर तो 20 पार्टिकल्स ही रहेंगे, बस शेप बदल जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई रूल नहीं है कि भाई तुम ऐसे ऑर्डरली लगे रहोगे, इन्होंने बोला भाई तुम जैसे लग जाओ, बस पार्टिकल्स उतने रहना, नंबर ऑफ तुम उतने रहना, चाहे जैसे लग जाओ। तो ये क्या करेंगे भाई, किसी भी कंटेनर का शेप ये पा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम क्या करो, इसको भी क्या करना है, अभी इसको क्या करना है, मेरे पास मान लो ये मेरे पास कुछ है, ठीक है, मेरे पास कुछ है, जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगी तो ये क्या इतने देगा, छोड़ देगा, क्योंकि भाई मेरे इसका क्या चलता है भाई, माई लाइफ माई रूल। तो इसका क्या रहता है भाई, ये अपने शेप में रहता है, इसका ये नहीं रहता कि मुझे पूरा कवर करना है, इसका ऐसा कुछ नहीं रहता। तो ये क्या है भाई, सॉलिड है। लिक्विड क्या रहता है भाई, मेरी पार्टिकल मतलब मेरा मास, मेरा वॉल्यूम उतना ही रहेगा, बस शेप चेंज हो जाएगा। आप कभी लिक्विड को लो, पहले आप उसे बाल्टी में डालो, शेप ले लिया, मग में डालो, शेप ले लिया, गिलास में डालो, शेप ले लिया, तो क्या रहा भाई, शेप बदल रहा है, लेकिन सबको वेट करोगे एक ही निकलेगा, वॉल्यूम सेम ही है। मैंने आपको बताया ना, वॉल्यूम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, शेप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके पार्टिकल्स के ऑर्डर के लिए, ठीक है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है इसलिए फिक्स शेप नहीं है। भाई गैस के पास भी आ जाओ, गैस के पास फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता, आपको पता है क्यों, क्योंकि आप क्या करो, एक गैस को क्या करो, आप इतने मेरी मुट्ठी में ले लो, अब क्या करेंगे भाई, वो आराम से दुबक के बैठ जाएंगे। अब अभी मेरा हाथ छोटे इसलिए वो आ गए। अब कोई अगर मैं बड़ा सा डब्बा लेती उसमें इस गैस को रखती तो गैस शायद एक दूसरे को रेप्लिकेट करती, तो रेप्लिकेट मतलब बिल्कुल दूर दूर भाग जाते, तो रेप्लिकेट मतलब उनके पार्टिकल्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है।
फिक्स वॉल्यूम तो छोड़ो, फिक्स शेप भी नहीं है, क्योंकि लिक्विड के पास होता नहीं है फिक्स शेप। इसके पास क्या होगा, इसके पास तो खुद ही कोई वो नहीं है, एक पार्टिकल इधर तो दो, एक पार्टिकल उधर रहता है, दुश्मन रहते हैं एक दूसरे के लोग। इतनी बात समझ में आ गई, फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम क्या होता है, किस चीज पर डिपेंड करता है, समझ में आ गया ना। बुक में चीज नहीं दी मैंने बता दी, ठीक है। अब अगली चीज समझते हैं। अगली चीज ये है कि भाई ये होता है रिगिड। ये क्या होता है, रिगिड होता है। रिगिड मतलब क्या होता है, जो चीज फ्लो नहीं कर सकती, जो चीज, अच्छा एक और चीज तुम्हारे लिखना भूल गई कि ये कंटेनर का शेप नहीं लेती है, ये शेप जो होती है वो कंटेनर का ले लेती है, और ये महाराज कंटेनर का शेप ले लेते हैं। अच्छा कंटेनर का शेप लेने का मतलब क्या पता है, कि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको ऑर्डर ना होना, ठीक है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कंटेनर का शेप लेंगे या नहीं, ठीक है। देखो जब हम पढ़ा रहे हैं ना, ये कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, कुछ टॉपिक्स, ठीक है। रिगिड के बारे में बता रहे थे। रिगिड क्या होता है भाई, ये फ्लो नहीं कर सकता, इसका जैसा शेप है ये वैसा ही शेप रहेगा चाहे जो हो जाए, तो ये हो गया रिगिड। रिगिड क्या होता है भाई, कि शेप ऑफ दी, जो आपके पास शेप ऑफ द मटेरियल है वही बनाए रखना, वो होता है रिगिड। और फ्लो वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लो वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी ये दोनों ही फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि आपने सुना है पानी फ्लो हो रहा है और आपने ये भी सुना है विंड फ्लो हो रहा है। केमिस्ट्री को भी पूछो किससे, क्यों, क्योंकि पानी में ये ऑर्डरली नहीं होते, और ऑर्डरली ना होने के कारण कहीं भी फ्लो कर सकते हैं। आप इसको एक क्वार्टर में दूसरे क्वार्टर में पलट रहे हो, उसका मतलब यही है कि फ्लो कर रहे हैं, वो अपने शेप बदल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो क्या कर रहा है भाई, फ्लो कर रहे हैं। अभी आप देखो कंटेनर का शेप ले रहा है नहीं ले रहा है, फ्लो है या रिगिड है, कि ये दोनों चीज किस पर डिपेंड करती है, उनके शेप पर डिपेंड करती है कि शेप फिक्स्ड है या फिर नहीं। ये नहीं पूछ रहे कि भाई शेप कितने सेंटीमीटर की है। तो क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है, लेट्स वेट। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स पे। देखो यहाँ पे एक और चीज आपका पॉइंट है कि स्पेसेस कितने, जो कि मैंने आपको पहले बता दी, इसमें स्पेसेस पे कुल नहीं होते नेग्लिजिबल, इसमें से इस पे बहुत होते हैं, इसके ये मॉडरेट होता है। देखो जब कोई बीच वाला, जैसे आपकी एक बड़ी बहन है, मेरी एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है, इन दोनों के बीच में मैं कौन हूँ, बीच वाली हूँ, और बीच वाले मम्मी का कैरेक्टरिस्टिक प्लस पापा का कैरेक्टरिस्टिक दोनों का मेरे पास है, ठीक है। वही लोग के साथ होते हैं, लोग बीच के होते हैं, लिक्विड बीच का है, यानी वो मॉडरेट रहता है। शेप समझ में आ गया, वॉल्यूम समझ में आ गया, स्पेस समझ में आ गया, कंटेनर का शेप लेगा नहीं लेगा, कौन सा रिगिड है कौन सा फ्लो है, की बात समझ में आ गई। अब ये बताओ काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी गैसेस में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इनके स्पेसेस हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, इस वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसमें उससे थोड़ी सी कम रहेगी, बच्चा रहेगा मॉडरेट वाला, ये बच्चा रहेगा मॉडरेट वाला, और ये रहेगा जिसमें तो काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है। पता है क्या होता है, गैसेस काइनेटिक एनर्जी पे होने पे मूव करते हैं, लिक्विड भी मूव ही करते हैं, ठीक है, लेकिन सॉलिड मूव नहीं करते, वो वाइब्रेट करते, क्योंकि बेचारे क्या करें, रूल में बंधे हुए हैं। और रूल में बंधने के बाद अभी आपको क्या बोला गया है कि आपको ऐसे करके हाथ खड़ा रखना है। अब आप अपने पैर हिला सकते हो, हाथ नहीं हिला सकते ना, वही बेचारे सॉलिड के पास बोल रहा है। सॉलिड क्या करे, वो उनको अपनी जगह पे रहना, अपने जगह पे रह के उनको वाइब्रेट करना है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे हिले डुलेंगे, और उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेट होना कहते हैं। तो ये करेंगे मूवमेंट, दौड़ेंगे, ये करेंगे मूवमेंट, ये दौड़ेंगे, ये मूवमेंट करेंगे, और ये करेंगे वाइब्रेट। वैसे सब इन दोनों में मूवमेंट ही लिखना, लिख मत देना यार, दौड़ रहे थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, काइनेटिक एनर्जी। अब एक और बात, अब होती है कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। अच्छा कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, अभी मेरे इन दोनों हाथ के बीच में स्पेस, अगर मैं दोनों हाथ को कंप्रेस करूं तो ये ऐसे हो जाएंगे, मतलब कि इन दोनों का जब कोई आप चीज को कंप्रेस करते हो तो उसके बीच के स्पेसेस गायब हो जाता है। वैसे ही होता है गैस, लिक्विड और सॉलिड के साथ। गैस को जब कंप्रेस करो तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको दबाओ, और दबाने के बाद क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो पहले तो इसमें कन्वर्ट होंगे, इसमें कन्वर्ट होने का मतलब, मेरे समझाने का मतलब समझो, पहले गैसेस ये रहेंगे, आप उनको कंप्रेस करोगे तो ये कैसे बन जाएंगे, तो ये ऐसे बन जाएंगे भाई, थोड़ा थोड़ा ऐसे पास हो जाते हैं, लगता है कोई दुश्मन पार कर रहा है, ठीक है। अब भाई अब भी मैंने प्रेशर हटाया, फिर हमने और प्रेशर दिया, अब लोग क्या कर भाई ऐसे लाव चिपक ही जाते हैं हम लोग, क्या करें, अब इतना प्रेशर दे रहे हैं, अब लोग क्या कर लेंगे, चपक जाएंगे। समझ में आ गया ना। कंप्रेस करने पर होता है गैस का जो स्पेसेस होते हैं ना वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, स्पेसेस कम होना ही कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी समझ में आ गया। देखो गैस को कंप्रेस करोगे तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगी, गैसेस में रहेगी, ठीक है। बेचारा है लिक्विड मॉडरेट वाला, अब इसको तुम दबाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट काम वो इनडायरेक्टली हो रहा है, ठीक है।
उसके नीचे वाला सॉलिड ही है, ठीक है। जब इसको कंप्रेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। और हाँ एक और बात, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। पहले गैस को एक बार फिर समझते हैं। गैस को कंप्रेस करो तो पहले लिक्विड में हो रहा है, फिर सॉलिड में हो जा रहा है। अभी जब आप इसी कंप्रेसिबिलिटी को कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाने का मतलब जब आप इसी प्रेशर को बढ़ा दो कि भाई तुम्हें और ज्यादा स्पेस मिल गई, और ज्यादा स्पेस मिल गई, तो क्या होगा, गैस तो गैस रहेगी। अभी तुम लिक्विड को बीच खोलो, लिक्विड को इतना प्रेशर दिया तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब इसको तुम प्रेशर को खोलो, यानी कि अब तुम प्रेशर को क्या करो, लो करो, उसको तुमने और जगह दे दी, और जब इसको तुमने जगह दी तो क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा। इसको में से बढ़ जाएंगे, जब स्पेस बढ़ जाएंगे तो उस स्टेट ऑफ मैटर को क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। समझ में आ गया। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस में, उससे कम मॉडरेट वाला ये बनता है, उससे कम लिक्विड, और कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर या फिर नेग्लिजिबल जिसे हम कहते हैं वो है सॉलिड में। क्योंकि आपको पता ही है सॉलिड के पीछे वैसे भी सारे स्पेसेस होते हैं नहीं, जो देख रहे हो छोटे 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 होता है ना, उनको दबाया जाता है, और उनको दबाने के बाद मास बस थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब एक और बात समझो, देखो जब आप इसको गैस को जब आप कंप्रेस करोगे तो हो क्या रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने रहेंगे। गैस को कंप्रेस करने पर जो उसके जो पार्टिकल्स आएंगे वो पास पास आएंगे। जब हम किसी भी चीज को कंप्रेस करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल वही रहते हैं। क्या मैंने बोला, नंबर ऑफ पार्टिकल वही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका मास चेंज होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल वही रहने का मतलब वॉल्यूम या मास वही रहेगा, ठीक है। आप इस गैस को कंप्रेस कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, तो इतने ही पार्टिकल रहेंगे। अब मैंने यहाँ पार्टिकल ज्यादा कर दिए हैं, सॉरी। तो क्या हो रहा है, इसको प्रेशर लगाया जा रहा है तो क्या हो रहा है भाई, इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही है, बस मास कम हो जा रहा है। जो गैस अभी तक इतनी जगह में थी उसको कंप्रेस करके एक सिलेंडर, आप देखते हो ना सिलेंडर में कितनी गैस होती है, उस सिलेंडर में भर दिया गया। अब उसी सिलेंडर को तुमने सोचा इतने छोटे से पार्ट में इतनी गैस को भर दो जो कि अभी तक इतने स्पेसेस में थी। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। क्या होता है, जब कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाते हो तो क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाने का मतलब प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है कि उस चीज का इस पार्टिकल्स का क्या होता है, पार्टिकल्स का जो पार्टिकल्स होते हैं इस मैटर के जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका नंबर वही होता है। नंबर वही का मतलब क्या कि उनका वॉल्यूम या मास नहीं चेंज होगा। लेकिन जब अब उनको कंप्रेस कर रहे हो तो पास पास आ रहा है, पास पास आके अपने मास चेंज कर रहे हैं। मास चेंज करने का मतलब क्या हो रहा है भाई, मास और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। समझ में आ गया, कंप्रेसिबिलिटी मतलब समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में, मेरा गला दर्द हो रहा है। ये बात समझ में आ गई भाई। कंप्रेसिबिलिटी करने पर, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाने का मतलब प्रेशर बढ़ाना, कंप्रेसिबिलिटी लो करने का मतलब उसको लो करना। बढ़ाओगे तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कम करोगे तो भाई वो गैस ही रहेगा, उसको चाहे जितना कम कर लो, गैस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। और क्या होगा भाई, जब आप कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाओगे, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाने का इसका रिजल्ट क्या होगा, गैस का रिजल्ट क्या होगा भाई, इसका रिजल्ट ये होगा कि इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो उतना ही रहेगा, लेकिन जो मास रहेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, इतनी बात समझ में आई कंप्रेसिबिलिटी। यार देखो मैं आपको इतनी कोई रट्टा नहीं मरवा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, साइंस समझी जाती है, कंसेप्ट समझा जाता है, ठीक है। इतना टाइम इसीलिए लग रहा है इस वीडियो में, उस चैप्टर में, ये तो चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, इसमें ये है ये कंप्रेसिबिलिटी तुम चाहे जितनी बढ़ा लो भाई, चाहे जितनी बढ़ा लो, मतलब प्रेशर चाहे तुम जितना बढ़ा लो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और इसमें तुम प्रेशर चाहे जितना कम कर लो वो गैस में कन्वर्ट होगा। कुछ नहीं करोगे तो बेचारा बैठा रहेगा भाई मैं लिक्विड हूँ, ठीक है। ये होता है इसके साथ। अब क्या हो रहा है भाई, जब तुम इसकी वाली कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाओगे, जब तुम इसकी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाओगे तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाने का रिजल्ट क्या होता है भाई, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाने का रिजल्ट ये हो जाएगा भाई कि इसके जो गैस जो पार्टिकल्स रहेंगे वो दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागने का मतलब क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर वही रहेंगे, सॉरी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही है, ठीक है, लेकिन इनके बीच का जो स्पेसेस है वो बढ़ रहा है। स्पेस बढ़ने का क्या मतलब है भाई, स्पेस बढ़ने का, एक मिनट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। अपने पास दो चीजें थी, दैट इज वॉल्यूम एंड मास, ठीक है। तो मास क्या हो रहा है भाई, मास बढ़ जाएगा जैसे आप इसके जो वो रहेगा, जो कंप्रेसिबिलिटी यानी जो प्रेशर बढ़ाओगे, तो प्रेशर बढ़ाने के बाद जो ये जो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, दबता जाएगा और फिर सॉलिड में आ जाएगा। सॉलिड में क्या हो रहा है, इतनी ही चीज इतने में आ जा रही है, तो क्या हो रहा है भाई, जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, जिसका एक मिनट, इधर हमने वॉल्यूम ने इधर मास लिया, क्या सही है,
हाँ यार मैं फालतू कंफ्यूज हो रही हूँ, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। तो भाई अब फिर से मुझे याद आ गया है। तो क्या होता है ना कि इसकी जब कंप्रेसिबिलिटी तुम बढ़ाओगे, कंप्रेसिबिलिटी जब बढ़ाओगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका कि फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। और क्या होगा भाई, वॉल्यूम तो कम हो जाएगा और मास उतना ही रहेगा, ठीक है, मास उतना ही रहेगा। और आप कई बार कुछ सिचुएशन में देखो ना, तो आप इसको, इस पर प्रेशर डाल के इसका आप कम नहीं कर सकते हो इसका मास। ज़्यादातर आप देखो, आप पानी को चाहे जितना दबा लो ना, उसका मास कम नहीं होता है, वो उसमें प्रेशर बढ़ ही बढ़ जाता है। क्या करो ना, आप कभी क्या करो, आप कभी आजकल की मशीन में देखो, हम लोग कटर यूज़ करते हैं ना किसी चीज़ को काटने के लिए। आप आजकल के फैक्ट्रीज में चले जाओ तो पानी के ऊपर इतना प्रेशर दिया जाता है, जब उसमें से एक छोटा सा छेद कर दो ना, कितनी तेज से पानी निकलता है कि चीज़ें कट जाती हैं। तो होता है क्या भाई, प्रेशर बढ़ाया जाता है, इसमें मास उतना ही रहता है, वॉल्यूम बस कम हो जाता है, और ज़्यादा कम नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत कम होता है। सॉलिड का क्या है भाई, सॉलिड का यही है कि जब तुम कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, ये कंप्रेसिबिलिटी यही है ना, हाँ भाई, कंप्रेसिबिलिटी जब बढ़ाओगे, यानी जब इसको दबाओगे, पहली बात तो ये दबेगा नहीं, ठीक है, फिर भी तुम दबाओगे तो महाराज टूट जाएंगे, सॉलिड को तुम जानते ही हो। लेकिन जब तुम इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम करोगे, यानी कि जब तुम इसको और जगह दोगे कि भाई तुम और जगह ले लो, और जगह ले लो, तो क्या होगा भाई, इसके जो पार्टिकल्स रहेंगे वो और दूर हो जाएंगे, फिर और दूर हो जाएंगे, क्या होगा, लिक्विड पहले फॉर्म करेगा, फिर और उसको लो प्रेशर करोगे तो और वो फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। और अब जो कंप्रेसिबिलिटी अब भी तो हो गई बढ़ाने वाली बात, इसमें आप कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाओगे कुछ नहीं होने वाला, नेग्लिजिबल, कुछ नहीं होगा, तो तुम जो कर लो, ठीक है। लेकिन जब इसको भी लो प्रेशर करोगे, एलपी करोगे, लो प्रेशर करोगे, सॉरी हाँ लो प्रेशर, मैंने बी लिख दिया, जब तुम इसका लो प्रेशर करोगे तो क्या होगा भाई, इसका जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर उतनी रहेंगे, यानी मास उतना ही रहेगा, मास जी बराबर रहेंगे, लेकिन जो उसके बीच में जो पार्टिकल्स का जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, और स्पेस बढ़ने का मतलब क्या है भाई, महाराज जी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई, इज इट क्लियर। देखो कुछ भी नहीं है ना, अभी मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ये इतनी बात सिर्फ मुझे समझ में आई है, मैं इस अपने ज्ञान को जो भी मेरे पास आया हुआ, जिसको मैं समझ पा रही हूँ, वो आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या करो, इसको लेके बैठो और आराम से इन सब चीज़ों को कंपेयर करो यार, कंपेयर करो, कुछ नहीं होता है इन सब में, कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं कठिन है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, हमने स्पेस देख ली, वॉल्यूम देख ली, शेप देख ली, रिगिड देख ली है, कॉन्टिन्यूअस शेप आएंगे कि नहीं देख ली है, काइनेटिक एनर्जी देख ली है, कंप्रेसिबिलिटी यानी लो प्रेशर और हाई प्रेशर देख लिया हमने। अब क्या देखना है भाई, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल तो काइनेटिक एनर्जी से ही समझ में आ गया ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल तो काइनेटिक एनर्जी से ही समझ में आ गया। और क्या बात की है भाई, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। इसमें सबसे बढ़िया अरेंजमेंट रहेगा, ऑर्डरली रहेगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा, इसमें तो अरेंजमेंट ही नहीं बेचारा, उसके पास कोई रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं है। तो यार भाई हो गई अपने पास पूरी जानकारी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आते हैं स्टेट ऑफ मैटर के चेंजिंग वर्जन। वर्जन क्या है भाई, चेंज करना है, मैं यहाँ लिखना भूल गई, वेरी 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 सॉरी, चेंज करना है। अब एक चीज याद रखो, एक ऑर्डर याद कर लो कि पहले होता है सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। अब क्या होगा, सॉलिड को तुम्हें लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीटिंग करना पड़ेगा, मतलब ये ऐसे जाएगा, और गैस को वापस लिक्विड या लिक्विड को वापस सॉलिड करने में तुम्हें इसको करना पड़ेगा कूल। देखिए इसका साइकिल इस तरीके से चलेगा, इसको महाराज को याद कर लो कि कब हीटिंग करना है, कब कूलिंग करना है। नहीं याद करना है तो बस वीडियो को अंत तक देखो मेरे लिए, मेरे साथ, ठीक है। इंक खत्म हो जा रही है बार बार। हाँ तो देखो भाई, आपको पता है स्टेट ऑफ मैटर दो से एक से दो चीजों में स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। पहले तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर। अभी मैं आपको बता रही थी ना प्रॉपर्टीज में, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, वो यही सबसे रिलेटेड है, ठीक है। तो बस समझो, अपने पास दो ही कीवर्ड है, काइनेटिक एनर्जी और अपने पास दूसरा कीवर्ड टेम्परेचर। चलो, सॉलिड में जब आप काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, महाराज को गर्म करोगे, ये लो हमने इसको गर्म कर दिया भाई, गर्म कर दिया, गर्म हो जाओ, कैंडल, इतने बड़े कैंडल से गर्म कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब हमने गर्म किया तो क्या होगा भाई, गर्म करने पे इनके लग जाएगी आग, और जब आग लगेगी तो क्या होगा, दूर दूर भागने लगेगी, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। जो अभी तक दोनों चीजें नॉर्मल थी, नॉर्मल टेम्परेचर पे थी, अब वो बढ़ जाएंगी। बढ़ने का मतलब क्या, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो किसको रिजल्ट देंगी, स्पेसेस
स्पेसिस बढ़ेगा, जब स्पेसिस बढ़ेगा तो क्या चेंज होगा भाई, स्टेट ऑफ मैटर चेंज। समझ में मेरी बात? क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी हमने बढ़ाई, पीछे में लोग फिर आग लग गई, ये लो भाई आग हमने लगा दी, आपके कहने से लगा दी, अब भागेंगे दूर दूर और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस वाली चीज में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब हमें लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। लिक्विड को हम गर्म करेंगे। अब इस कैंडल को उठा के इस तरह हम लगा देते हैं। अब जब तुम इसको गरम गरम करोगे तो पता है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप भी पानी को लो और उसको गर्म करो तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है पता है? काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो भाई क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके बीच में स्पेसेस बढ़ेगा। जब तुम दौड़ो, जब घर में आग लग जाए, तब तो ऐसे बैठे नहीं रहते ना, ऐसे फैमिली को ऐसे लेके, क्या होता है सब अपने अपना रास्ता खोज लगते हैं। जाओ बच्चा जाओ तो मम्मी जाओ पापा जाओ, मुझे भी बाहर निकल जाने दो, यही होता है। खैर ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मैं भी बता रही हूँ, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो लिक्विड में भी समझ में आ गया, जो भी चीज हो रहा है वो इन तीनों चीज की वजह से हो रहा है। तो इन तीन चीज को पकड़ के रख लो अपने दिमाग में, जो भी चीज हो रहा है इन तीनों वजह से हो रहा है। तो भाई इसको गर्म करोगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर क्या होगा, बीच में आग लगेगी और आग लग के क्या हो जाएगा, वो स्पेस में स्पेस बढ़ जाएगी, स्पेस में नहीं उड़ेगा, स्पेस में बढ़ जाएगी। स्पेस बढ़ जाएगी तो क्या होगा भाई, कौन सा मैटर हो गया, गैस हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? अब तुम इसको चाहे जितना गर्म कर लो गैस ही रहने वाला है, कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई हीटिंग वाला। पता है अभी हमने क्या कर लिया, हमने ये वाला प्रोसेस समझ लिया जो तुम 7th 8th में इतना मेहनत करके पढ़ रहे थे, ठीक है। अब एक चीज याद कर लो, जब तुम सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो कौन सा प्रोसेस होता है, थ्रो हीटिंग। जब तुम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, मतलब कि तुम किसी सॉलिड को गर्म करो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है बेटा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बहुत आसान है, जल्दी से लिखो यार, जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में। अभी इतनी बात आपको हीटिंग वाली समझ में आ गई। और लिक्विड को गैस में करोगे तब क्या होगा, देखो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा फ्यूजन। जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा बेटा, वाटर वेपर यानी वेपराइजेशन होगा, ठीक। अब हम करेंगे इसको कूलिंग। कूलिंग करने पे क्या होता है भाई, हम लोग इसका टेम्परेचर कम करते हैं। टेम्परेचर कम करने पे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी हम इसकी कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम करने पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी उसके बीच का स्पेसेस है वो भी कम हो जाएगा। हिलना डुलना बिल्कुल बंद, शांति से रूल रेगुलेशन, जितना टेम्परेचर कम करते जाओ उतने रूल एंड रेगुलेशन में लोग आते जाएंगे। तो अब इस गैस को क्या करो भाई, टेम्परेचर गिराओ, गिराने क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी गिर जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, स्पेसेस कम होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको मान लो तुम और ठंडा किए तो क्या हो जाएगा पता है, फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी चोरी लाइट को बंद कर देते हैं तो ज्यादा भी सच में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको सब कुछ आसान है, बस इन दो इसको याद कर लो बस, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर और स्पेसेस, डिफ्यूजन, ये सब चीजें ना क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज घटना चाहिए, ये होता है डायरेक्ट। अभी यहाँ पे जो भी हो रहा है क्या हो रहा है भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? ये तो हो गया भाई सॉलिड से लिक्विड में करना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट, फिर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है भाई, अब हमें करना है इसको डायरेक्ट चेंज। डायरेक्ट चेंज में क्या होगा भाई कि सॉलिड को तुमने इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि क्या हुआ पता है, क्या हुआ पता है कि लिक्विड में वो चेंज हो पाई, इतना उसको टाइम ही नहीं मिला। या फिर अब भाई ऐसा पॉसिबल है कि तुम क्या है स्कूल जो बिना एडमिशन करवाए तुम स्कूल चले जाओ, इतनी तेज तुम अपना एडमिशन करवा, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? तो क्या ये वाला सिचुएशन हो कि तुम उसको इतना गर्म करो कि ये डायरेक्ट लिक्विड में ना कन्वर्ट हो गैस में कन्वर्ट हो, एक तो प्लस आएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो क्या होगा पता है, क्या होगा कि सॉलिड, ऐसे कुछ सॉलिड्स होते हैं ना जिनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है जितना लिक्विड का होता है, मतलब इतना कम होता है मेल्टिंग पॉइंट कि मतलब इसको तुम ऐसा रखो ना तो ये उड़ जाते हैं। कपूर जानते हो जिसको हम लोग केमिस्ट्री भाषा में नेफ्थलीन बॉल्स कहते हैं, उसको ऐसा रखो और थोड़ी देर बाद वो उड़ जाएगा। वैसे तो है भाई कोई जादू मंत्र है, जादू को कुछ लगे भगवान का लीला है, ऐसा कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री लगा होता है। केमिस्ट्री कैसा लगा होता है पता है, कैसा लगा होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो ना आपका जो इन्वायरमेंट है उससे मिल जाता है, और जब उससे मिल जाता है तो क्या होता है पता है, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई बात? और जब इससे तुम इसमें कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। बात समझ में आ गई? गैस है, गैस को तुम्हें सॉलिड में कन्वर्ट करना है।
आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है? बोलो बिल्कुल होती है। मेरे पास नहीं है यार, गैस में है, मेरे पास तो वैसे भी नहीं, इतना पैसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है। आपने कभी मूवी में देखा होगा, मूवी नहीं तो आप सीरियल तो देखे होंगे यार, मम्मी पापा जब देखते थे तो हम भी देखते थे पहले बचपन में, अब नहीं देखते, वो अलग बात है, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा सीन आता है ना कि आप ऐसे लगता है कि बिल्कुल आप आसमान में जाके आप वीडियो बना रहे हो, वो आसमान वाली वीडियो नहीं रहती है। होता क्या है ना कि आप बनाते रहते हो एक कमरे में, क्या करते हैं वहाँ पे ड्राई आइस को छोड़ देते हैं। ड्राई आइस क्या होता है भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड जाते हैं ना उसको इतना ज़्यादा गर्म, उसको ठंडा नहीं किया जाएगा, उसको इतना ज़्यादा क्या किया जाता है, उसमें कुछ ऐसा किया जाता है पता है कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक चीज़ याद रखो भाई, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है क्या कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया? नहीं। देखो, अब कोई भी चीज़ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है तो दो चीज़ों पे चेंज होता है। पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है प्रेशर। अरे बाप रे बाप, हमने तो प्रेशर पढ़ा ही नहीं है अभी। टेम्परेचर वाली बात समझ में आ गई, टेम्परेचर। अब होता क्या ना कि सॉलिड और गैस जब डायरेक्टली ये चेंज होते हैं ना तो क्या होता है पता है, यही होता है, प्रेशर ही चेंज किया जाता है। होता क्या है, जब तुम्हें किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कराना है तो तुम क्या करोगे, उसकी कंप्रेसिबिलिटी यानी कि उस पर प्रेशर बढ़ा दोगे। प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा भाई, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होता है, सॉलिड को तुम प्रेशर दोगे, अरे नहीं यार प्रेशर कम करेंगे यार, क्योंकि इसके ऊपर तुम सॉलिड को बचा जितना प्रेशर लगा लो ये क्या है भाई, सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, लो प्रेशर कर देंगे, लो प्रेशर लिख देते हैं, ठीक है। तो लो प्रेशर कर देंगे तो क्या होगा, इसको जगह दे दिया हमने, जगह दे दिया तो पहले क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे कई बार इतना डोज को लो प्रेशर दे दिया जाता है। वैसे सॉलिड से गैस कन्वर्ट होने में क्या आपको क्या चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कम चाहिए, ठीक है। उसमें ये वाली परिभाषा नहीं लगती है, ये वाली परिभाषा किसमें लगती है, गैस टू सॉलिड कन्वर्ट होने में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको, उसमें प्रेशर इतना ज्यादा दिया जाता है, इतना ज्यादा दिया जाता है, इतना ज्यादा दिया जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, गोज टू सॉलिड में, सारा सॉलिड में कन्वर्ट होता है। भैया मुझे मत दबाओ, ठीक है। क्या वो पता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पार्टिकल्स वैसे से घूम रहे थे उनको फिर दबाया गया, फिर वो क्या हो गए, इसमें कन्वर्ट हो गए। और इसी पार्ट वाले, अब कभी आप देखो ना जो आइसक्रीम बेचता है ना जो इंसान, उसका जो डब्बा होता है ना उसमें भाप निकलता रहता है, उसमें कुछ होता नहीं है, जादू नहीं होता, उसमें क्या होता है पता है, ये ड्राई आइस होता है। और ड्राई आइस वो ठंडा भी होता है। ठंडा क्यों होता है पता है, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, और उल्टा जाने पे क्या होता है, उल्टा जाने पे होता है कूलिंग। मतलब तुम इसके ऊपर जितना कम ज्यादा प्रेशर दोगे, तुम जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतना ही ज्यादा ठंडा होता जाएगा। और जितना, सॉरी यही हो रहा है ना, जितना ज्यादा प्रेशर, हाँ जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतना ही क्या होगा भाई, टेम्परेचर इसका गिर जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, सॉलिड लिक्विड गैस। अब एक और टॉपिक बचा है, बहुत जरूरी टॉपिक है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट भाई समझ लेते हैं, होता क्या है, लेटेंट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हिडन, ठीक है। ये तो बुक में भी लिखी हुई है तो फिर मैं क्यों आई हूँ, चलो समझा देती हूँ। देखो लेटेंट हीट लोगों को पता है, लोगों को लगता है बहुत कठिन है, कुछ नहीं होता है, मैं समझाती हूँ ना। लेटेंट हीट सिर्फ वो होता है जब तुम किसी भी सॉलिड को गैस तक ले जाते हो तो उसके बीच में होता है कन्वर्जन ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट में आपको एक लेटेंट हीट में एक शब्द मिला, दैट इज द हीट। और जब आप कोई चीज आपको हीट करो तो उसमें क्या होता है भाई, उसके बीच का स्पेस, और ये कभी होगा जब आप सॉलिड को गैस में करो। तो भाई लेटेंट हीट पहले तो कौन सा होगा, जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करो तो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा क्या होता है, इस लिक्विड को तुम गैस में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, एवापोरेशन या फिर वेपराइजेशन। वेपराइजेशन ले लेते हैं हम लोग, ज्यादा दिमाग नहीं इस्तेमाल करने का ना, ठीक है। तो ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन, देखो जब तुम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, जब तुम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, मान लो तुम्हारे पास कोई चीज है उसको तुम पिघला रहे हो, उसको तुमने लिक्विड बना लिया। लिक्विड बनाने के बाद क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब उस जो लिक्विड है उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो वही रहेगा, और जब वो कन्वर्ट और जब वो रहेगा ना, और जो दूसरा वाला रहेगा ना उसका भी टेम्परेचर वही रहेगा। तो तुम सोचते हो मैं गर्म कर रहा हूँ, ऐसे तो नहीं कोई जादू हो रहा है, मेरी जो हीट है वो कहीं चली जा रही है, कुछ नहीं होता है। क्या होता है पता है, जो लेटेंट हीट होती है ना, एक तो वो वाली हीट होती है जो इसका टेम्परेचर बढ़ाती है, टेम्परेचर बढ़ाने वाली हीट आपको पता है, टेम्परेचर बढ़ाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और एक दूसरी वाली हीट होती है जो किसको सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है। अब भाई टेम्परेचर के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो उसके स्पेसेस को इतना ज्यादा कर दे, तो इस्तेमाल होता है काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ हीट जाती है काइनेटिक एनर्जी के पास। अब क्या होता है ना, जब तुम किसी चीज को गर्म करो ना तो तुम किसी भी चीज का प्रेशर किसी एक इंसान को नहीं दे सकते कि भाई तुम्हें घर बनाना है तुम एक इंसान को दे दिए, तुम्हें कुछ ना कुछ इंसान को कुछ उस जो काम रहेगा
एक बिल्डिंग बनाने में, उसको तुम कुछ लेबर्स में डिस्टिंगाइज कर दोगे, क्या कर दोगे, पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। वही हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, आधे से ज्यादा हीट क्या हो टेम्परेचर में चली गई, टेम्परेचर, और थोड़ी सी हीट क्या हो काइनेटिक एनर्जी पास चली गई। ऐसा है ना, तुम इसकी टेम्परेचर वाले थोड़ी मदद कर दो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। तो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट वो हीट होती है जो कि बिना टेम्परेचर बढ़ाए, जो कि बिना टेम्परेचर बढ़ाए स्टेट ऑफ मैटर चेंज करती है, ठीक है, उसे फ्यूजन कहते हैं, सॉरी लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, और वो हीट जो कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहला गई। और जब तुम लिक्विड और गैस को कन्वर्ट करो ना, तो क्या होता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, क्योंकि यही यहाँ से यहाँ तक जाने में उस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। अब एक और तुमसे क्वेश्चन है, बुक में एनसीईआरटी की बुक में है, क्या होता है ना कि जब आपको एक ही टेम्परेचर का स्टीम रहता है, जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, जब आप तुम लिक्विड इसमें कन्वर्ट करोगे, गैस में कन्वर्ट करोगे ना, तो क्या होता है ना, जब तुम स्टीम में अपने हाथ डालोगे भाई गर्म गर्म 100 डिग्री का, तब आपको ज़्यादा हार्म होगा, या फिर आप 100 डिग्री गर्म पानी में जब तुम अपना हाथ डालोगे। बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे, अरे इतना सवाल, अच्छा जवाब, अच्छा सवाल आपने दिया है। जवाब तो ये रहेगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वाटर जवाब देंगे, बट मैं आपको बताऊँ वाटर गलत रहेगा। क्यों गलत रहेगा, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे होती है लेटेंट हीट, इसमें आधे सारे बच्चे गलत बोलते हैं। क्या होता है ना, जब अभी क्या हुआ, जब आपने इस चीज़ को भी सॉलिड लिक्विड को छोड़ो, सॉलिड लिक्विड आपको कंफ्यूजन लगेगा यार, अब तुम इस दोनों प्रोसेस को समझो, सॉलिड लिक्विड समझ में आ जाएगा। जब तुमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहा, तो 75 एनर्जी तुमने दी टेम्परेचर को, 25% हीट तुमने किसको दी भाई, काइनेटिक एनर्जी को दी, तुमने किसको दी बेटा, काइनेटिक एनर्जी को दी। और जब तुम काइनेटिक एनर्जी दोगे तो क्या हो रहा है पता है, इसमें ना काइनेटिक एनर्जी वाली भी इसके पास एनर्जी होती है। वाटर के पास सिर्फ और सिर्फ वो टेम्परेचर होता है, इसके पास वो टेम्परेचर तो होता ही होता है, साथ में इसके पास कौन बैठा है, हमारा काइनेटिक एनर्जी बैठा है। क्या मेरी बात समझ में आई, और इसी वजह से इसके पास ज़्यादा हीट होती है। वही दोनों प्रोसेस में भी होता है, दोनों को 100 डिग्री पे करो, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, जल्दी से कमेंट करो, वैसे ज़्यादा मुझे पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी 0 डिग्री रहेगा, ये भी 0 डिग्री रहेगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा ठंडा कौन रहेगा, ज़्यादा वो कौन रहेगा, लिक्विड रहेगा, क्योंकि पास लिक्विड के पास टेम्परेचर तो है, साथ साथ में एक महाराज बैठे जिनका नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मेरी बात समझ में आई, एक्स्ट्रा लगने वाली हीट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, ओनली यूज इन काइनेटिक एनर्जी। जो चीज में कभी कभी देखो पापा लोग मारते हैं, समझ में आता है, मारते हैं पढ़ने के लिए मारते हैं, लेकिन जब वो वाली मार जो तुम्हें होमवर्क करने पे मजबूर करे, उसको कहते हैं यहाँ पे लेटेंट हीट। क्या मेरी बात समझ में आई, बहुत आसान था। वेपराइजेशन इवापोरेशन को समझ लेते हैं, देखो हमारी हीट भी खत्म हो गई, एक मिनट, चलो भाई, हाँ तुम टेम्परेचर समझ चुके हैं, अभी रुको प्रेशर भी हमें समझना बाकी है। देखो अभी मैंने आपको बताया था कंप्रेसिबिलिटी वाले टॉपिक में, आपको सब बता दिया था। जब आप प्रेशर बढ़ाओ, क्या मैं इतनी चीज मिटा दूं, बात तो मेरी समझ में आ गई ना, टेम्परेचर वाली ये वाला प्रोसेस आपको समझ में आ गया ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, चलो अच्छी बात है। जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे, सॉलिड में मान लो तुमने प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो हाँ की ना, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल फर्क रहेगा। जब तुम लिक्विड के ऊपर जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, इसका जो मास रहेगा ना लिक्विड के ऊपर, तो मास जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसको तुम्हें इतना दबाएगा जो बीच के स्पेसेस है ना वो गायब हो जाएंगे, बोलता मैं निकल लेता हूँ, मुझे ना दबाओ तुम, तो ये दोनों पास जाएंगे, पास बना के क्या करेंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे लोग। तो होता क्या है, मास कम हो जाता है, और वॉल्यूम बराबर रहता है। मैं बोलता ना तो बराबर रहूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही रहते हैं, ठीक है। अब यही चीज जब तुम गैस पे लगाओ, गैस को जब तुम दबाओगे ना, तो उसके साथ भी यही होगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, मास क्या हो जाएगा, मास क्या होगा भाई, मास कम होता जाएगा। जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतना ही मास कम होता जाएगा, उतना ही वॉल्यूम, देखो या फिर वॉल्यूम बराबर रहेगा या फिर वॉल्यूम प्रेशर देने पे बढ़ जाएगा, दो ही चीज हो सकती है, वॉल्यूम कभी कम नहीं होगा। अभी क्यों नहीं कम होगा ये बता देंगे अभी। ये तो हो गया ये वाली बात, जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे। जब तुम प्रेशर कम करोगे, जब तुम लो प्रेशर दोगे, तो क्या होगा, लो प्रेशर देने का मतलब इसको जगह देना, भाई तुम और में आ जाओ, जो चीज तुम इतने में एडजस्ट हो जाए उसको तुम इतने में एडजस्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, लो प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। वही हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, जब तुम इसमें लो प्रेशर दोगे तो क्या होगा भाई,
वॉल्यूम तो नहीं रहेंगे कि वॉल्यूम को बढ़ा दें। इस बार आज सॉलिड है, बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, और बढ़ाने पे क्या होंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हो क्या रहा है भाई, मास बढ़ रहा है। हो क्या रहा है भाई, मास बढ़ रहा है। वॉल्यूम उतना ही रह सकता है, फिर वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, जो मन। ठीक है, इधर आते हैं, लिक्विड के पास आते हैं। लिक्विड में क्या रहेगा भाई, जब तुम इसको प्रेशर कम दोगे ना, जब तुम प्रेशर इसका कम करो तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस में क्या हो जाएगा भाई, मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा, एंड वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे, यानी इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। जब तुम गैस को भाई, गैस में तुम चाहे जो भी कर लो, गैस में कुछ नहीं होगा, मतलब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो दोनों को कर देंगे ये वाला पार्ट, ये वाली ऐसे लाइन खींच देंगे दोनों में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में थोड़ी सी अच्छे से रिकॉल करो। बुक में एक ब्लू कलर की चीज से लिखा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये चीज लिखा है। आप पेज नंबर को बता रहे हैं, पेज नंबर आप खोलो, पेज नंबर 6, नई वाली बुक हो, क्योंकि मेरे पास नई वाली बुक है, तो आपको पेज नंबर 6 खोलो। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है डेंसिटी क्या होती है, मास पर किलोग्राम, मास पर किलोग्राम। मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब पर किलोग्राम, मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ठीक है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। यही चीज हम बताना चाह रहे थे। ठीक है, जब मास बढ़ेगा, जब मास कहाँ बढ़ रहा है, मास इधर बढ़ रहा है। मान लो तुमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहा, क्या करके, तो तुम क्या करोगे कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। पहली बात तो यार, इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा, इतना पढ़ने का, रुको मैं सब इरेज कर रही हूँ, कुछ मत पढ़ो, क्योंकि मैंने ये सब नहीं पढ़ा। मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाती हूँ। क्या पता, हमने ये पढ़ा है टेम्परेचर और प्रेशर, सबसे बड़े दुश्मन है, हमने ही पढ़ा है। क्यों पता है, क्योंकि जब तुम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो समझ जाना तुम प्रेशर कम कर रहे हो। अगर तुम सॉलिड लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हो, अगर तुम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। और वही अगर तुम टेम्परेचर नहीं है तुम्हारे पास, तुम प्रेशर तुम्हारे पास, तो प्रेशर को कम कर दो। यदि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर लो करना पड़ेगा। और अगर अब यहाँ पे लिक्विड को तुम गैस में कन्वर्ट करोगे, फिर से वही करोगे। और जब तुम्हें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करते हो, टेम्परेचर कम करते हो, तो क्या करना है, प्रेशर बढ़ा देना। मैं कहती हूँ सिर्फ ये याद करो यार, कुछ नहीं है। ये वाला आपको समझ में आ गया ना, प्रेशर मत समझो प्रेशर। ये कंप्रेसिबिलिटी वाला आपको मैं समझ में आया था कि नहीं। ये कंप्रेसिबिलिटी करेंगे तो मास बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। मास और वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास इज इक्वल टू द स्पेसेस। ठीक है, तो इसके बीच में स्पेसेस रहेगा, वो होता है मास। ठीक है, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर द इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। वैसे यहाँ पे देखा दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब समझते हैं आगे। प्रेशर वाली भी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी समझ में आ गई। अब एक और मेरी छोटी सी बात थी जो कि मैं आपकी वजह से भूल गई। हाँ, डेंसिटी वाली मैं बात बता रही थी। अब कभी कभी पता है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी क्या होता है। आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, पढ़ रहे हैं, और बढ़ने के बाद डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, ये केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हो गया क्या, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ तुमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो तुम्हें पता है डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है। और डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है इसको पहले समझ लो। तुम्हें पता है सॉलिड में डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, मॉडरेट वाला होता है लिक्विड, ना ऊपर ना नीचे, बीच वाला रहेगा। और गैस के पास सबसे कम डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है पता ही है, डेंसिटी जिसके पास जितनी ज्यादा रहेगी वो उतनी जल्दी पानी में डूब जाएगा, जितनी कम रहेगी उतनी ही देर तक पानी के ऊपर रहेगा। ठीक है, सॉलिड जो होता है ना, उसके पास डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है, जवाब दो। क्या करोगे पता है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और एक बात याद रखना, जब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है ना, तो जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है वो इस दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो डेंसिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, देखो जब डेंसिटी तुम बढ़ाओगे तो मास बढ़ेगा, और जब डेंसिटी बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है, यानी डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, डेंसिटी और वॉल्यूम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बहुत आसान चीज है यार, मैं आपको बताने से बस केमिस्ट्री समझो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ क्या हो रहा है, डेंसिटी इसकी क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। डेंसिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसकी मास ज्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे, और वॉल्यूम क्या है बेटा, कम है। कम क्यों है, क्योंकि ये कम जगह में है, स्पेसेस नहीं है। स्पेसेस नहीं होने का मतलब
कम जगह में फिट है, तो कम जगह में रहेंगे तो भाई क्या रहेगा, डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। मान लो हमारे पास डेंसिटी बराबर ही है, मान लो हमारे पास मास क्या है, मास ज़्यादा नहीं है लेकिन वॉल्यूम तो कम है ना, और जब वॉल्यूम कम रहेगा तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगी बस। वैसे ही होगा लिक्विड में। लिक्विड में क्या होता है भाई, लिक्विड में होता है मास, मास को छोड़ दो, वॉल्यूम पे आ जाओ यार। वॉल्यूम मास का होता है, इसमें क्या होता है लिक्विड में एज कंपैरिजन टू दी सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में इसका मास कितना होता है भाई, इसका मास होता है, इसका मास कितना कैसे होता है, इसका मास इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में इसका सॉरी मास इसका कंपैरिजन में ज्यादा होता है और वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में बराबर ही होता है, वॉल्यूम बराबर होता है, ठीक है, वॉल्यूम बराबर होता है। तो मास ज्यादा और वॉल्यूम बराबर, मतलब डेंसिटी ना ऊपर की ना नीचे की, बीच का रहेगा भाई ये। पानी को तुम पानी पे डालोगे तो मिक्स ज्यादा होता है, आधा पानी के ऊपर भी रहता है, ठीक। अब वो अलग वाला तुम इसको सिरिंज से मिक्स कर दो, ठीक है। गैस, गैस में गैस की डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में कैसी है, तो इसका नंबर ऑफ पार्टिकल भाई कुछ भी कर दो, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल घूमते रहे तो एक पार्टिकल कहाँ है कहाँ पर है मुझे नहीं पता, तो मास क्या रहेगा भाई, मास ज्यादा रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा भाई, वॉल्यूम 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 तो हमेशा से ज्यादा रहता है। बस एक मिनट, मास इसका कम रहेगा ना, मास इसका कम रहेगा, तो मास कम रहा तो डेंसिटी कम, वॉल्यूम कम रही तो डेंसिटी ज्यादा। ये वाली बात समझ में आ गई भाई, क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात बहुत आसान थी यार, कुछ भी नहीं है, वीडियो देख लेना। अब वीडियो देखने के बाद क्या करो, बैठो आराम से और इन तीनों से जितने भी मैंने कीवर्ड्स बताए इन सबको क्या भाई करो, कंपैरिजन करो। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप एक बार पढ़ो, मेरे से नहीं, आप किसी भी टीचर से जाके पढ़ो, क्योंकि मैं भी यहाँ पे किसी टीचर से पढ़ के ही आई हूँ ना, और मैंने किसी टीचर से पढ़ने के बाद फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मुझे नहीं समझ तो मैंने फिर से जाकर उनसे पूछा और फिर से मैं आके आप पढ़ा रही। समझ में आ रहा है ना क्या मैंने किया, जाके खुद से पढ़ो। और मैंने आपको जितने भी कीवर्ड बताया ना उन कीवर्ड को याद रखो, टेम्परेचर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, स्पेस, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम। मास किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, मुझे पता है तुम लोग उससे ज्यादातर लोग ना वीडियो लास्ट तक देखते ही नहीं है, और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको पता ही ना हम क्या समझाना क्या चाह रहे हैं। आगे देखो, क्योंकि हमने एक चीज सुना है ना, किसी भी बुक को उसके कवर से नहीं जज किया जाता है, ठीक है। ये मेरी इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया समझ में आ गई है। अब समझते हैं वेपोराइजेशन और एवापोरेशन में अंतर। कुछ नहीं होता है, क्या होता है ना, आपने कभी सोचा है आप उसी पानी को बैठ के घर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो और वही पानी ऊपर छत पे पड़े पड़े 100 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं जाता है, क्या होता है, उड़ जाता है पानी, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो होता क्या, जब आप घर में ऐड कर दो तो उसे कहते हैं वेपोराइजेशन। और जब तुम वो ऊपर वाला पानी जो छत पर हुआ है, जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से धीरे पे होगा ना, कम ही उस पे हो गया, कम ही टेम्परेचर पे हो गया है, वो क्या हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है इवापोरेशन। होता क्या है पता है, होता यही है कि जो ऊपर वाला जो नीचे वाला पानी रहता है ना, उसमें तो एक्स्ट्रा वाला चीज लगाते हो, 100 डिग्री सेल्सियस पक्का लगाते हो, उसमें एनर्जी नहीं लगता है। वो ये बल्क फिनोमेना, ये मेरा इस तरफ ना मेरा किचन है, उस तरफ छत है, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो जो एवापोरेशन यानी जो ऐसे उड़ जाता है ना, कैसे उड़ जाता है, जो बिना भाप के उड़ जाता है। इधर देखो, ये वो है जो कि मैंने खुद से बनाया है, ठीक है, देख ली। चलो हटा दो इसको। मैं क्या बता रही थी कि जब एवापोरेशन क्या होता है, एवापोरेशन सरफेस फिनोमेना है। मतलब कि आप क्या करो, अपने कपड़े को जाके ऐसे चंगोड़ में मोड़ के जाके ऐसा रख दो, क्या सूखेगा, नहीं सूखेगा। अगर तुम उसको अच्छे से फाड़ उड़ के बाद अच्छे से एक एक चीज उसको ऐसे सुखा दो, ऐसे बिछा दो, तो लगभग आधे घंटे में सूख जाएगी। क्यों सूखेगी, क्योंकि भाई वो सरफेस फिनोमेना है। और अगर तुम वही पानी ले लो और पानी को क्या तुम करो, एक बड़े से बर्तन में ऐसे फैला के पानी नीचे से गर्म करो, देखना ज्यादा टाइम लगेगा। और उसी चीज को एक भगोले में गर्म करो, उसी पानी को, जल्दी गर्म हो जाएगा। दोनों में अंतर है ना, जो आप घर पे करते हो उसको कहते हैं वेपोराइजेशन, वो क्या होता है, वो बल्क फिनोमेना होता है। और जो आप छत पे करते हो वो होता है एवापोरेशन, जो कि सरफेस फिनोमेना होता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, जो आप घर पे करते हो जो बल्क फिनोमेना होता है वो पूरे एंटायर वाटर पे काम करता है। जो आप छत पे करते हो, मैंने बताया सरफेस फिनोमेना है, वो पानी के सिर्फ ऊपरी सतह पे काम करता है। पहले ऊपरी सतह को उड़ाएगा, फिर दूसरी वाली सतह को उड़ाएगा, ऐसे करते करते सारी सतह उड़ा देगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। अब 2-3 क्वेश्चन है जो कि दिमाग में मेरे भी उठे थे। मटका से बाहर पानी क्यों आता है, और एक और बहुत जरूरी चीज, एवापोरेशन। हमने सुना है भाई एवापोरेशन से कमरा ठंडा होता है, ऐसा क्यों होता है, समझाते हैं। होता क्या ना कि भाई एवापोरेशन को होने में उसको चाहिए होती है एनर्जी, उसको चाहिए होती है क्या, एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी। वो कैसे देगा, अब अपने क्या करो, आप गर्मी में पहनते हो कॉटन क्लॉथ, क्यों पहनते हो, अब बहुत सारे बच्चे से पूछो, उनका एक ही जवाब रहेगा,
वही ऑब्जर्व करता है ज़्यादा, लेकिन ऑब्जर्व करके भी वो क्या ही कर लेगा। अब गीला कपड़ा पहनो, इससे तो अच्छा ही नहीं कि आप सूखा कपड़ा पहनो। क्यों होता है मैं समझाती हूँ। होता क्या है कि बेटा कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो वेव तो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। गर्मी में क्या होता है आपकी बॉडी जो होती है गर्म हो जाती है। अब भाई अगर तुम ज़्यादा गर्म हो जाओगे तो आपको बुखार हो जाएगा, तो बॉडी भी समझदार है, वो क्या करेगी पानी रिलीज करेगी जिससे आपकी बॉडी ठंडी हो जाए। तो जो पानी जो कॉटन रहेगा वो आपकी बॉडी से जो स्वीट्स हैं जो कि अब नीचे आपके ऐसे बहे ना, वो क्या करेगा पता है, उसको कॉटन क्लॉथ से ऐसे ऑब्जॉर्व कर लेगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। और फिर जो कॉटन क्लॉथ्स है वो क्या करेगा, इसको एवापोरेट कर देगा। और एवापोरेट करने में जब पता है जब वो सूखता है, जब वो स्पीड सूखता है, जब अपने कॉटन क्लॉथ से वो सूखता है तभी हमें ठंडा महसूस होता है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि एवापोरेशन कोल इफेक्ट करता है। और वो कोल इफेक्ट कैसे करता है, उसको क्या करना है, उसको जो भी उसके मेरे कपड़ा मान लो गीला हो गया, उसको वापस सूखने के लिए चाहिए होता है कूलिंग इफेक्ट, उसको करना होता है। कूलिंग इफेक्ट कैसे होगा, वो पहले आपकी बॉडी से हीट लेगा और हीट लेके उड़ जाएगा, क्योंकि उसको उड़ने के लिए चाहिए स्पेसेस, और स्पेसेस के लिए क्या करेगा, टेम्परेचर लेगा, यानी एनर्जी लेगा। एनर्जी कहाँ से लेगा, अपने बॉडी से लेगा। जब बॉडी जब हीट एनर्जी गायब हो रही है तो क्या हो रहा है, बॉडी ठंडी हो रही है। समझ में आ रही है ना। अब मटके ले लो, मटके में क्या होता है, मटके में आप कोई भी मिट्टी का यूटेंसिल ले लो, उसमें मिट्टी का यूटेंसिल आपको पता है उसमें बीच में से चीज होता है, इसलिए मटके का पानी क्या होता है, बाहर आ जाता है। बाहर आने पर मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि बाहर का मटका का पानी ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि वो मटका का पानी जो उसके सरफेस पे होता है, जो मटके के उस पर रहता है, वो एवापोरेट होता है। एवापोरेट क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गर्मी में क्या होता है भाई, अब वो गर्म होता है, एटमॉस्फेयर गर्म होता है, गर्म रहेगा तो क्या होगा भाई, ये जो है जो इसके आसपास पानी, अब चाहे एटमॉस्फेयर चाहे गर्म हो चाहे ठंडा, वो पानी ठंडा रहेगा। क्यों पता है, क्योंकि जब उस अंदर से बाहर पानी आएगा, पानी आएगा तो पानी को एवापोरेट होना है, उसको कहीं ना कहीं उड़ना है, तो क्या करेगा, मटके के अंदर के पानी से क्या करेगा, हीट लेगा, और हीट लेके उड़ जाएगा। तो पानी भी गया, साथ साथ में हीट भी गया, पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। समझ में आ गई बात भाई, इतनी बात समझ में आ गई भाई। कॉटन क्लॉथ को समझ में आया, छेद है हमारे मतलब बॉडी में, मिट्टी की यूटेंसिल भी समझ में आ गया, हमारी बॉडी में छेद है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो हम ग्लास से पानी पीते हैं उसमें भी तो बाहर पानी आता, मतलब उसमें भी छेद होते होंगे। नहीं, उसमें छेद नहीं होते। उसमें क्या होता है पता है, उसमें ये होता है कि अभी मान लो मेरे पास एक मम्मी दूध दे के गई है, मैंने पिया नहीं है, अभी जाके डाट भी खाना है, तो मान लो गिलास से आपने इसमें पानी भरा, पानी भरने के बाद क्या होगा, ये जो पानी इसके अंदर पानी ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है। अब इसकी जो सरफेस है, मतलब अभी ऐसे तो है नहीं कि आप इसके अंदर पानी डालो, आप देखो, आप जब इसके अंदर पानी गर्म करोगे तो बाहर वाली ये भी चीज़ तो गर्म हो जाती है ना, वही होता है। अब जब इसमें ठंडा पानी भरो तो बाहर वाली जो ठंडे हो जाती है, ठंडा तो ऐसा नहीं पानी आ जाएगा, तो इसके आसपास जो वाटर वेपर रहता है, ऐसा तो नहीं कि एयर में वाटर वेपर बिल्कुल नहीं होता है, आपको जरा ही नहीं देता, ठीक है। तो जो एयर में वाटर वेपर रहता है वो इसमें आपको जो चिपक जाते हैं वो होते क्या है, वो इसका पानी ठंडा होता है, तो इस पानी को क्या करते रहते हैं, जो वेपर रहता है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और वेपर वाटर में कब कन्वर्ट होता है, जब उसको कूल किया जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यही है आज का टॉपिक। और एवापोरेशन पे चार फैक्टर है जो कि आप खुद से समझ लोगे मेरे अकॉर्डिंगली। आप देखो एवापोरेशन नहीं, बस कुछ मत करो यार, आप एवापोरेशन को बस छत से आप करो रिलेट। सरफेस बड़ा होगा तो एवापोरेशन बढ़ जाएगा। और रेनी सीजन में क्या आपका कपड़ा जल्दी सूखता है? नहीं सूखता है। जो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो एवापोरेशन डाउन हो जाएगा। विंड स्पीड जब बढ़ेगी, मतलब जब हवा चलती है तो कपड़ा और तेज सूखते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हवा के बीच में होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स नॉर्मली एयर के होते हैं, वो हमारे कपड़े में से पानी लेके उड़ जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ये हो गया सरफेस, आपका हो गया फैक्टर्स ऑफ द एवापोरेशन। और देखो मैंने कुछ लेके आपको बड़ा में पढ़ा दिया, तो गाइस इतनी मिनट के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। तो ये हो गया अपना चैप्टर। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और हाँ, अगर वो चैप्टर में कोई भी डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है और जो भी एक्सरसाइज है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो चैप्टर चेक है, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने आपको भी जो भी पढ़ाया है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने यहाँ पे जिस मेथड से मैंने आपको पढ़ाया है वो मेथड से मैंने नोट्स नहीं बनाए। नोट्स इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है, एंड एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। एनसीईआरटी में कंसेप्ट और मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।